हमारे देश में जो इशू था वो ये था कि क्या वक्फ बोर्ड के बाद पास असीमित अधिकार हैं कि वक्फ ने कहा ज़मीन मेरी तो मेरी, किसी और ने कहा नहीं, ये ऑब्जेक्शन किया तो उसमें जज भी वक्फ ही है। बहरहाल इसको लेकर के बहस बड़े लंबे अरसे चल रही थी। बीजेपी के समर्थक ये मांग कर रहे थे कि वक्फ पर सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार बिल लेकर के आई है लेकिन उसको जेपीसी को दिया, उसको तुरंत ऐसी पार्लियामेंट से पास नहीं कराया गया, तो हमें लगा विवाद खत्म हो गया होगा। लेकिन जो पहली बैठक हुई इस जेपीसी की, जिसमें 31 सांसद हैं और हर अलग अलग दलों के सांसद हैं, इसमें ओवैसी साहब भी हैं, उसमें 6 घंटे में ज़बरदस्त हंगामा ही होता रहा, ज़बरदस्त हंगामा होता रहा। ओवैसी साहब ने अपना एक लंबा चौड़ा 14 पन्ने का उन्होंने एक पॉइंटर दिया और कहा कि ये मेरे ऑब्जेक्शन है, ये इसमें जाने चाहिए कि मैं इसके खिलाफ हूँ, आप बाकी इसके बाद आप जो मर्जी कीजिए। लेकिन जेपीसी में आमतौर पर जेपीसी में जो होता है वो बातें गोपनीय होती हैं, बाहर नहीं आती, लेकिन बाहर निकालना ही दुनिया भर में हमारे जैसे लोगों का काम है। तो एक बात जो आई वो ओवैसी साहब की एक बात सर सामने आई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा बिल है कि अगर ये पास हो गया तो देश 90 के हालात में, 90 के दौर में चला जाएगा। आप 90 के दौर को किस लिए याद करते हैं? 90 के दौर बाबरी मस्जिद वाला दौर, 90 का दौर बॉम्बे राइट्स वाला दौर, वो तो शाहबानो मंडल का दौर भी था। उन्होंने कहा 90s में चली जाएंगी, बम विस्फोट भी हुए थे। बम विस्फोट तो उनका कहना था कि भाई इससे हालात, देश के हालात खराब होंगे। ये ऐसा बिल है, हालात कैसे खराब होंगे? अचानक से तो कहीं बम फटने नहीं शुरू हो जाएंगे, और क्यों होगा भाई? वो मदनी साहब ने इसका थोड़ा सा इसके बारे में कहा। मौलाना अरशद मदनी है, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि ये बिल अगर पास हो जाता है तो हम इसका शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में विरोध करेंगे। तो उन्होंने एक बात क्लियर की कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। ये बिल अगर पास होगा तो सरकार को हमारी ताकत देखनी पड़ेगी, हम सड़क पर उतरेंगे। साफ साफ वो ये कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने पीसफुल शब्द का इस्तेमाल किया, ये बात उन्होंने कही है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि ये मोदी सरकार और देश के मुसलमानों के बीच ये चलता क्या रहता है। ये हर कुछ अरसे में कुछ 3 तलाक का बिल आया तो हंगामा, सीए आया तो हंगामा, अब वक्फ आ गया तो हंगामा। सरकार के लोग कहते हैं हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, हम ये बिल भी हम ला रहे हैं तो गरीब मुसलमानों की हिमायत में ला रहे हैं। गरीब मुसलमान को वक्फ से कुछ नहीं मिलता है, हमने जो संशोधन किए उससे गरीब मुसलमान को कुछ मदद मिलेगी। ट्रिपल तलाक लेकर के आए थे, कहा था भाई हम तो गरीब औरतों बहनों की जिंदगी बचाने के लिए बिल लेकर के आए हैं, उस पर भी हंगामा हुआ है। तो आज हम इसीलिए इसको जरा सा आज बात करना चाह रहे हैं कि इस बिल के जरिए क्या एक बार फिर स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश, या ऐसा जो चेतावनी चुनौती सी सुनने में आ रही है वो करने की कोशिश होने वाली है? प्रदीप जी, नहीं होने वाली है, लेकिन आप देखिए कि ये वो जो धमकी वाली भाषा है या इस तरह की भाषा है, किसके लिए है? सरकार के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो वोट देते नहीं, जिसको वोट देते हैं उसको संदेश दे रहे हैं कि अगर पास होने दिया आपने सहयोग। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही तो देखा उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जो प्रदर्शन हुआ मुसलमानों ने किया, हाँ, कि हमने वोट दिया, हमको धोखा दिया। शिवसेना के सांसद वॉकआउट कर गए थे जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ, तो वो उन्हीं को प्रेशराइज कर सकते हैं ना जिनको आपसे फायदा हो रहा है। तो जिसका नुकसान कर रहे हैं उसको तो धमकी नहीं दे सकते कि हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। आपकी ताकत डेमोक्रेसी में क्या है? सबसे बड़ी वोट की ताकत है, जिसके अगर हमारा वोट चला जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे बड़ा डर रहता है कि वोट ना जाए, वोट ना खिसकने पाए। तो ये डर बीजेपी को तो नहीं है इस मुद्दे पर। नहीं सर, मैं क्योंकि सीए के मुद्दे, लेकिन हाँ, उसी पर आ रहे हैं। अगर स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, अगर शांति व्यवस्था भंग होती है, तो देखिए उसमें फिर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, देश के विकास पर पड़ता है, सामाजिक समरसता पर पड़ता है। इस मायने में सरकार के लिए ये खतरा है, जैसे सीए के दौरान हुआ। तो सरकार के लिए इस तरह का खतरा है, वोट का खतरा। लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा, एक प्रदीप जी कह रहे हैं, एक लाइन में जोड़ दूं, जो मैसेज दे रहे हैं वो विपक्ष को तो दे ही रहे हैं, विपक्ष के साथ साथ जो सहयोगी हैं जेडीयू टीडीपी, क्योंकि वो उनकी क्योंकि असली भूमिका उनकी होगी बिल पास हो या ना हो। सर ये है मेरे पास,
बाकायदा उनको मैसेज दे रहे हैं। नीतीश कुमार को पटना में मुस्लिम बॉडीज ने जाकर के मेमोरेंडम दिया है। मेमोरेंडम दिया है। चंद्रबाबू नायडू को दिया। चंद्रबाबू नायडू को तो टीडीपी से मिले हैं, जेडीयू से वो मिले हैं, चिराग पासवान से नहीं, नोमानी साहब ने कहा है, उनका स्टेटमेंट और पढ़ रहा सारे था। सदस्यों से मिले हैं। तो दे आर वार्निंग द ऑपोजिशन कि भाई ये बिल आप हमें पसंद नहीं है, ये आप जो इसका पर्सनल रोकना बोर्ड आपकी के जिम्मेदारी है जो प्रवक्ता और हैं, सरकार के सहयोगियों को। नोमानी साहब का स्टेटमेंट आया है कि हमको चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार ने एश्योर किया है कि हम पास नहीं होने देंगे। मेरा सर जो नहीं, ये नहीं उनका कहा। स्टेटमेंट आया है नोमानी उनका का। स्टेटमेंट वो है नोमानी कि का हम statement है। आपके कंसर्न का ध्यान रखें। मेरा नहीं, सवाल मामाने ने ये कहा मेरा कि सवाल सर मेरा सवाल ये है, सीएए आया था, जब सीए था आसपास के हिंदुओं को और देशों के भारत में लाने का, प्रताड़ित हिंदुओं को, बहरहाल उसको जब एनआरसी से जोड़ा गया और उस वक्त सरकार ने भी कहा था सीए एनआरसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको देश के मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ माना और फिर उसमें देश भर के अंदर प्रदर्शन हुए थे। तो चले, उसको तो एक खतरा महसूस किया था कि ये आम मुसलमान के लिए खतरा है, कहीं हमारी नागरिकता ना चली जाए। भले हम उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, सरकार की इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन इस बिल में तो ये बिल एक आम मुसलमान से जुड़ा हुआ बिल कैसे है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। वक्फ आम मुसलमान, इसका आधार मेरे हिसाब से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसने भी पढ़ी होगी तो उसको मालूम, उसको उसी समय अंदाजा हुआ होगा कि वक्फ के खिलाफ, वक्फ एक्ट में संशोधन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बोर्ड जिस तरह से चल रहे हैं, ये कुछ लोगों का फीफडम बन गया है, एग्जैक्टली भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसका आम मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। आम मुसलमान के लिए बना था कि जो गरीब है मुसलमान, उनकी पढ़ाई, शिक्षा, इलाज और दूसरे उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी समस्या हल करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो क्या कहा सच्चर कमेटी ने कि जितनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, उससे जो आमदनी होनी चाहिए, ये 2006-7 में वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होनी चाहिए। होती कितनी है? 200 करोड़, 150-200 करोड़। 2006 तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भ्रष्टाचार का स्तर कितना बड़ा है। इसका आम मुसलमान से कोई लेना देना, कोई लेना, गरीब मुसलमान को वक्फ से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए कुछ परिवर्तन होगा तो शायद कुछ मिल जाए, ये गुंजाइश बनेगी। एक बात तो ये हुई। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, क्या फिर वही दौर में लौटाने की कोशिश हो रही है जब ओवैसी साहब 90 का दौर कहते हैं? हमें याद है, हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं तो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के शाही इमाम होते थे, इमाम बुखारी, बाकी सब लोग ज़्यादा बताएंगे, नेता मौके मौके पर जाते थे उनके पास और वो खुलेआम कहते थे भाई जो बड़े इमाम साहब थे, इसके साथ चलेंगे, बुखारी के पिताजी, हाँ। तो उनकी चौखट पर तो उसमें तो तमाम बड़े बड़े नेता जाते। सोनिया गांधी भी गई शायद, नहीं? सोनिया गांधी को तो नहीं, मतलब वीपी सिंह गए हैं उनकी चौखट पर, उनके यहाँ जो है, मे बी नॉट, मैं सभी कंफर्म बड़े नेता नहीं, सोनिया गांधी नहीं गई। सोनिया गांधी नहीं गई, चंद्रशेखर जी। लेकिन एक बात कह दें, उनके खिलाफ किसी ने अगर खुलकर सार्वजनिक रूप से बोला तो वो कांची राम थे। अच्छा, बेगम हजरत महल पार्क में रैली थी, उसमें कहा कि इसकी जो है इमामत मैं निकालूंगा। अच्छा, हाँ, सीधे सीधे धमकी दी थी। और उसमें एक मुलायम सिंह ने भी बोला था, मुलायम सिंह ने रैली में कहा था कि इमाम साहब इमामत करें, सियासत हमको करने दें। 93 में मुलायम सिंह क्योंकि हर चुनाव से पहले वो तय करते थे किसका समर्थन करेंगे, हालांकि उनको सोनिया गांधी मीट्स शाही इमाम से सेक्युलर वोट्स शुड नॉट स्प्लिट। इंडिया टुडे का आर्टिकल है 2 अप्रैल 2014 का। 2014 उस समय जो इमाम रहे हैं, तो उसमें ये थे बड़े इमाम ये गए थे इनके घर। 2014 में अब्दुल्ला बुखारी सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद गए थे। खैर, मतलब ये भी मुझे याद है अच्छी तरह याद है, ये 10 जनपद गए थे। मिला करते ना। हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि फिर वही रिलीजियस मतलब ओवैसी साहब की धार्मिक लोग जो हैं यही कमांड करेंगे वक्फ के मुद्दे पर, नहीं अब आपको सड़क पर आना है, नहीं ये सरकार हमारे खिलाफ है। ये सब आजमा चुके हैं, ये माहौल बनाना, ये माहौल बनाना, चुनाव लड़ चुके हैं, आजमा चुके हैं। सही कह रहे हैं, आजमा चुके हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इमोटिव इशू जो मुसलमानों ने बनाया था वो बाबरी मस्जिद का था। जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी और वो रैली भी आपको याद होगी जो दिल्ली में हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी। मुझे लगता है उससे बड़ी मुस्लिम्स की कोई रैली दिल्ली में तब तक नहीं हुई है। वो सबसे बड़ा इशू था। ये जो ओवैसी साहब जो कर रहे हैं, ओवैसी साहब अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ज़्यादा आक्रामक स्टैंड ले रहे हैं, एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं। 90 के दौर में पहुंच जाएंगे, 95 में पहुंच जाएंगे। वो अरशद मदनी
का बेस ज्यादा बड़ा है इनका मौलाना अरशद बंदी, नहीं महमूद बंदी और अरशद बंदी का, हाँ वो दोनों, हाँ दोनों का चाचा भतीजे का, भतीजे। उनका बेस ज्यादा बड़ा है। जमायत उलमा हिंद का आज भी वो कम से कम दिल्ली में 1 लाख आदमी इकट्ठा कर सकते हैं जब चाहे तब। ओवैसी साहब में वो ताकत नहीं है, वो हैदराबाद के बाहर जो है 5000 आदमी नहीं इकट्ठा कर सकते। तो जो कुछ भी अगर है तो बेस उनका है, और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी है वो लोग। तो इन दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने और अरशद मदनी साहब। हाँ तो मदनी साहब जो देवबंदी है ना, देवबंदी स्कूल के हैं वो। बताऊंगा आपको इन्होंने क्या क्या कहा है। ये कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम धर्म के ऊपर चोट हो रही है, हम इसका विरोध करेंगे। इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बहुत खुलकर कहा जा रहा है, हम इसे महसूस कर रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर चुनाव में चोट की गई और ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर चुनाव जीता जा सकता है, मगर उनका वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने मतलब अब मुसलमानों के नाम पर अब चुनाव जीता नहीं जा सकता। इसको आप इसको रिलेट कीजिए जो बीजेपी वाले कहते हैं 2014 के चुनाव के बाद कि हमको वोट जिहाद से हरा दिया। भाई एक टाइम लगता था ना कि भाई कि शायद देश में मुस्लिम वोट इररेलेवेंट हो गया है, मतलब इररेलेवेंट हो गया, ये स्प्लिट हो जाता है। हाँ, वो जिता हरा नहीं सकता, वीटो कि वो अब वो हार जीत चुनाव में तय नहीं करता। पर 2024 ने कहानी पलट दी। नहीं लेकिन पॉलिटी नहीं है सर, बीजेपी वाले कहते हैं हम वोट जिहाद से रहे, वो गलत एडिशनल है था उनको वोट की जो है इस बार नहीं मिला, उस गिनती का कोई मतलब नहीं। हाँ वो सही कह रहे हैं, वो जो एड ऑन फर्क पड़ा वो दलित वोटों से पड़ा, उसके शिफ्ट होने से बीजेपी का नुकसान। एनीहाउ जो माहौल देखिए जो आपको वोट देता है वो चला जाएगा तभी तो नुकसान होगा। वो तो है नहीं आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि नहीं अगर वो, लेकिन अगर पहले वो वोट मुसलमानों का बढ़ जाता था, अब नहीं बढ़ रहा है, कभी नहीं बढ़ता था। सही कह रहे हैं। हमेशा जो है स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती है, रात में मैसेज जाता है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है। इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो है और कहीं नहीं है। व्हाट जो सर ने कहा कि जमीयत की ताकत है, जमीन पर वो अपने आदमी खड़ा कर सकता है, ओवैसी साहब जैसे लोग ये बात कह रहे हैं, क्या मेरा सवाल ये है कि क्या देश में वही माहौल सीए एनआरसी वाला बनाने की कोशिश हो रही है आपको वक्फ के बहाने? मेरे ख्याल से जैसे कहा कि वो एक डर का माहौल कि जो जब भी ये जेपीसी बैठे तो ये सुन के बैठे कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं। और मैं प्रदीप जी की बात से एग्री करूंगा कि ये मैसेज उनके लिए है जिनका वोट उनको मिलता है। भाई तुमको 90% वोट देते हैं, 95% वोट देते हैं, हमारे चक्कर में तुम चुनाव जीतते हो, तभी आप उद्धव के घर के सामने भी खड़े हो जाते हो। देखिए जब हम बार हम पिछले कई सालों से मुस्लिम अपीसमेंट की बात करते हैं तो वो है क्या मुस्लिम अपीसमेंट? उस मुस्लिम अपीसमेंट का सरगना वक्फ बोर्ड है, उस मुस्लिम अपीसमेंट का सरगना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। उसमें प्लीज एक्सप्लेन। देख मुस्लिम अपीसमेंट कहते हैं क्या करा? मुस्लिम अपीसमेंट केवल आप मौलाना जो मुल्ले मौलवी हैं उनको अपीस करा, आम मुसलमान तो कहाँ रह गया? ना तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में है, ना वक्फी जमीनों में उसको कुछ मिल रहा है। तो अगर कांग्रेस ने जो कहा कि मैं मुल्ला मौलवियों को खुश कैसे रखूंगा, है ना, कि मैं मदनी साहब को कैसे खुश रखूं, मैं खुश ऐसे रखूं, उनको कुछ 4 ऐसी चीजें दे दूं जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे, तो उनको दे दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि भाई जैसे अयोध्या को छोड़ के जो मामला जैसे निर्धारित हो गया वैसे ही रहेगा। 1947 के बाद से आप रिक्लेम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। आप कह रहे हैं मुस्लिम अपीजम केवल मुस्लिम क्लेरजी का हुआ है, उन्हीं का हुआ है क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं। आम मुसलमान के लिए कुछ किया हो तब ना, आम मुसलमान के लिए तभी तो मुस्लिम 2006 तुष्टीकरण में कुछ नहीं किया। तभी 2006 की सच्चर रिपोर्ट फिर क्यों कह कहती रहा हूं है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, मुसलमानों की ये हालत है। अगर आपने उनका अपीसमेंट किया, उनके लिए किया होता, आम मुसलमानों के लिए, तो उनकी स्थिति बेहतर होती। और शाहबानो सौरभ उसका तो सबसे और अच्छा खराब उदाहरण होती गई है, तो इसलिए उनके लिए तो कुछ आपने किया नहीं। लेकिन ये अजीब सा रिश्ता नहीं है, मतलब मोदी मुसलमान के लीजिए, बीजेपी मुसलमान, आरएसएस मुसलमान, कि तू मेरा दुश्मन है और तू कह रहा है मैं तुझे दवा दे रहा हूं। सरकार कह रही है मैं तुम्हारी दवा कर रहा हूं, मैं गरीब मुसलमानों की दवा कर रहा हूं, मैं गरीब मुसलमानों की, महिला मुसलमानों की दवा कर रहा हूं। इसके पीछे क्या है? ये दरअसल चाहे वो सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, बीजेपी का अपना जो एजेंडा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, सोशल सर्विस बहुत सोशल सर्विस कर रही है। उसका अपना एजेंडा है कि भाई इस पे मुसलमान सड़क पर आएंगे, उनके पीछे समाजवादी पार्टी कांग्रेस भी आएगी, तो जाहिर है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा जो बीच में गड़बड़ा गया है, तो उसको भी तो अब राजनीतिक लाभ लेना है। मुसलमान वोट उसको नहीं मिलना है। बीजेपी चाहती है कि वक्फ का बिल पर मुद्दा खड़ा हो, बिल्कुल लोग सड़क पर आए, बिल्कुल। भाई राम मंदिर के मुद्दे पर जब बाबरी मस्जिद की रैलियां निकल रही थी तो लोग सड़क पर आए थे, जो मुसलमानों की रैलियां निकली उससे ध्रुवीकरण हुआ, उसका फायदा बीजेपी को हुआ।
उसके पहले तो मुद्दे का फायदा बीजेपी नहीं देखना चाहती है इसका विरोध कौन कौन करता था। है, बिल्कुल, और वो भी देखे, दुनिया भी देखे। दुनिया देखे। नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमान देखना चाहते हैं कौन हमारे साथ है, कौन मुसलमान तो अपने लिए देखना नहीं, चाहते इनका आर्गुमेंट सर, वो आप सहमत है कि नहीं सहमत है? बीजेपी वांट्स दिस टू बिकम एन इशू, ताकि लोग सड़क पर आए और फिर उनका वोटर देखे कि ये देखो ये क्या हो रहा है। देखिए, आंशिक तौर पर मैं सहमत हूं। बीजेपी चाहेगी कि ध्रुवीकरण हो तो दोनों तरफ से हो, एक तरफा ना हो। नहीं, वहां तो होगा ही होगा। जो पार्टी अपने आप को मान रही है कि मैं निशाने पर हूं, वो तो एकजुट होकर एक तरफ होगा तो रिएक्शन में दूसरी तरफ होगा, जो कि पिछले कई सालों से नहीं हो रहा है। 24 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, बहुत कोशिश के बाद भी। नहीं, 22 में भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में उस तरह का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। ऐसा 350 सीटों पर भी नहीं हुआ। नहीं, 22 की बात कर रहा हूं। नहीं, वही मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो ये 270 सीटें आई ना बीजेपी और एलाइज की। यूपी की। हाँ, तो उसके करें मतलब इतनी सीटें आई थी उस वक्त, पोलराइजेशन नहीं था नहीं यूपी में। नहीं, पोलराइजेशन नहीं था। देखिए, मतलब इनका कहना है पोलराइजेशन अगर होता तो हाँ, तो वो फिर सपा की 125 क्रॉस नहीं करते आती, तो सपा और गठबंधन की 125 नहीं आती। मतलब इनका कहना ये है। 115 125 सीट टोटल मिला के। हाँ, 125 आई, वो नहीं आती। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कब कब इस तरह के कदम उठाए। 17 में था वो तो। जब मुस्लिम वोट कांग्रेस से हटने लगा है 1967 में पहली बार, जब समाजवादी, पुराने सोशलिस्ट, ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वो मजबूत हुए, लोकदल, चौधरी चरण सिंह, मुस्लिम मजलिस मुशावरात, हाँ, एक संगठन बना, और ये कहा कि हम चुनाव में तय करेंगे कि कौन हमारा हितैषी है, उस कैंडिडेट को आप वोट दीजिए। तो 1967 के चुनाव में उन्होंने आजमाया इसको, लेकिन सफल नहीं हुआ वो। उसके बाद जो है 1977 में आपको मालूम है क्या हुआ, मुसलमान शिफ्ट हो गया जनता पार्टी की तरफ। उसके बाद आप देखिए लगातार उससे पहले 1976, ये अंदाजा हो गया था कांग्रेस को, 76 में वक्फ बोर्ड बनाया गया, 72 या 76 में वो वक्फ बोर्ड का ये ऑल इंडिया मुस्लिम, हाँ, पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया। तो मुसलमानों को, बल्कि उनकी लीडरशिप को अपीज करने के लिए समय समय पर कदम उठाए। 6 दिसंबर 1992 के बाद 1995 में जो है संशोधन किया गया वक्फ एक्ट में, बड़ा संशोधन। और 2013 में जब बड़ा खतरा लग रहा था, कांग्रेस को लग रहा था कि माहौल इतना ज्यादा खिलाफ है, अगर मुस्लिम पोलराइज हो जाए हमारे पक्ष में तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो जो संशोधन किया गया वो तो अकल्पनीय है। तब तो नहीं, अच्छा, डीड भी करना लाजमी नहीं। जिस संपत्ति पर हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। उसी को दूर करने के लिए बिल है। लेकिन जो आप पुराने उदाहरण बताते हैं कि कांग्रेस जब जब मुश्किल में होती थी तो मुसलमानों को अपीज करने के लिए कुछ और जिसका आम मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मुस्लिम क्लर्जी या उलेमा इन लोगों के लिए कुछ करती थी।